अगर आपने खेती की होगी खासकर सब्जियों वाली क्रॉप में, तो जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें पहली बीमारी जो शुरुआत होती है वो मिट्टी से लगे हुए भाग में होती है। अगर आपने ट्रांसप्लांट किया, पौधा लगाया और उसमें उसमें मिट्टी स्पर्श हुई तो ज़्यादातर बरसात में ये समस्या आती है, क्योंकि मिट्टी गीली और नमी बनी रहती है। दूसरी समस्या अन्य सीजन में भी आती है, ये गर्मियों में भी ऐसा होता है, सर्दियों में ये समस्या कम आती है। उसका कारण होता है कि सर्दियों में मिट्टी ड्राई जल्दी होती है, सूखती है। और जैसे पहले मेरे खेत में क्या तरीका था कि जब मैं बेड बना देता था तो एक नाली में पानी देता था तो दूसरी तरफ पानी आ नहीं पाता था। जब दूसरी नाली में पानी जाएगा तब मुश्किल से बेड में चढ़ता था। उसके बाद आज की कंडीशन ये है कि अगर मैं जैसे एक बेड में पानी लगा दूं और दूसरे बेड में बिल्कुल ना लगाऊं, तीसरे में लगा दूं, चौथे में बिल्कुल ना लगाऊं, पांचवें में लगाऊं, तो पानी पूरे में हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा लीचिंग होती है पानी की, इस तरफ से पानी उस तरफ निकल जाता है। और अगर एक दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये सीरीज का भाग 3 है और मैंने जो पिछले 2 भागों में बताया कि ज़मीन में का समतल होना, उसमें जल निकास होना, और जल निकास के लिए अगर नाला नाली नहीं है तो एक गड्ढा बना के या बोरिंग करके उसमें पानी को नीचे दबाया जा सकता है। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, मतलब इसकी कहाँ आवश्यकता होती है, इसके कितने लाभ होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन खेतों में पिलाव किया जाता है, मिट्टी पिलाव से पलटी जाती है, वो लगभग 8 इंच से 1 फीट तक गहरी पलट जाती है। बरसात में चाहे जितनी बरसात हो, उन खेतों का पानी बाहर नहीं निकलता, पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाता है। इससे होता क्या है कि पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो मिट्टी पलटती है तो जो ऊपर वाली परत होती है जिसमें हम खाद अक्सर देते रहते हैं, उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो लवण होता है, क्षार होता है, जिससे पौधा अक्सर पौधे में सड़न गलन की समस्या आती है, उसकी उत्पादन क्षमता में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी जड़ें वगैरह सड़ती हैं। एक तो वो वाली मिट्टी नीचे चली जाती है, ऊपर से जब पानी बरसता है तो मिट्टी पोली हो जाती है। तो पानी जैसे ही बरसेगा, पिलाव से पलटा मिट्टी पोली होगी, या पानी बरसेगा तो पानी नीचे चला जाएगा। तो पानी से जो लीचिंग होगी, मिट्टी से जो छन के पानी जाएगा, उसमें जो क्षार होता है, जो लवण होता है, वो नीचे चला जाता है। जल निकास वाली भूमि में जैसे जो बारिश का पानी होता है, जो सिंचाई का पानी होता है, उसमें भी क्या होता है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो ऊपर की परत में होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने खेती की होगी खासकर सब्जियों वाली क्रॉप में, तो जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें पहली बीमारी जो शुरुआत होती है वो मिट्टी से लगे हुए भाग में होती है। अगर आपने ट्रांसप्लांट किया, पौधा लगाया और उसमें मिट्टी स्पर्श हुई तो ज़्यादातर बरसात में ये समस्या आती है, क्योंकि मिट्टी गीली और नमी बनी रहती है। दूसरी समस्या अन्य सीजन में भी आती है, ये गर्मियों में भी ऐसा होता है, सर्दियों में ये समस्या कम आती है। उसका कारण होता है कि सर्दियों में मिट्टी ड्राई जल्दी होती है, सूखती है और भुरभुरी होती है। गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी देना होता है, तो जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, आपकी मिट्टी सेफ होती है। और अगर मिट्टी में आपने जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गली खाद, तना, पेड़ पौधे, पत्ती, आजकल इस तरह की खादों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, अब ये बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह, और हम अंधाधुंध इनका प्रयोग करते हैं रासायनिक खादों का, तो इस वजह से ढेर सारी समस्याएं जी मिट्टी में होती हैं। जल निकास की व्यवस्था इन सारी समस्याओं से बहुत ज़्यादा निजात देती है। शुरुआत में मैंने जब खेती की थी तो उस समय जब मैंने पपीता की खेती की तो 2-3 साल मेरा पपीता केवल इसी कारण से मरा था कि उसमें डंपिंग ऑफ मेरी मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने बहुत सारी फंगीसाइड दवाइयों का प्रयोग किया और उससे कोई खास निजात नहीं मिला। तब मैं कई जगह गया, कई लोगों से मिला, तो मुझे एक अनुसंधान केंद्र में
किसी कृषि विशेषज्ञ ने ये बात बताई कि मिट्टी में ये प्रॉब्लम होती है। तब फिर मालूम है मैंने क्या किया, मैंने खेत को फिर बहुत अच्छे से भरा, पानी से भरा उसका, फिर पूरा पानी निकाला, फिर भरा, फिर पानी निकाला, और फिर मिट्टी को गहरी जुताई करके उसमें पलटवाया, और फिर पानी भरा, फिर पानी निकाला। ऐसे 2-3 बार करने के बाद फिर मैंने उसमें ट्रांसप्लांट किया। काफ़ी हद तक राहत मिली, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन 80-85% उसमें कंट्रोल हुआ। उसके बाद में थोड़ा बहुत दवाई प्रयोग करके पपीता को खड़ा कर पाया। तो ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी, खेत की अगर आप गहरी से गहरी जुताई करते हैं, देखिए ये क्रम चलता है हमारा, खेती हमें कंटिन्यू करनी होती है, लगातार करनी होती है। तो इस क्रम में आप खेत को कितनी गहरी जुताई करते हैं और उसकी मट्टी पलटते हैं। अगर हर बार नहीं पलट पाते हैं तो 1 साल या 2 साल में मट्टी पलटने की कोशिश कीजिए। गहरे से जितनी ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी गहरी जुताई होगी मिट्टी में ऑक्सीजन चली जाएगी, मिट्टी पोली होगी, मिट्टी में कचड़ा वचड़ा होना, पेड़ पत्तियों का जाना। जैसे जिप्सम और कैल्शियम जब हम मिट्टी में चूना डालते हैं तो क्या काम करता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है? जिप्सम क्या करता है कि मिट्टी को पोला कर देता है, उसमें ऑक्सीजन चली जाती है। चूना के डालने से भी यही होता है, उसमें रिसाव बढ़ जाता है पानी का। जैसे पहले मेरे खेत में क्या तरीका था कि जब मैं बेड बना देता था तो एक नाली में पानी देता था तो दूसरी तरफ पानी आ नहीं पाता था। जब दूसरी नाली में पानी जाएगा तब मुश्किल से बेड में चढ़ता था। उसके बाद आज की कंडीशन ये है कि अगर मैं जैसे एक बेड में पानी लगा दूं और दूसरे बेड में बिल्कुल ना लगाऊं, तीसरे में लगा दूं, चौथी में बिल्कुल ना लगाऊं, 5वीं में लगाऊं, तो पानी पूरे में हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा लीचिंग होती है पानी की, इस तरफ से पानी उस तरफ निकल जाता है। और अगर एक ऐसे 2 बेड अगर छोड़ के भी पानी अगर भर दूँ, 1 घंटे के लिए भरा रहे, तो वो फिर पानी मिल जाता है, तो पूरे बेड में हो जाता है। मतलब मिट्टी की शोषण क्षमता बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी में केंचुआ, जो मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो मिट्टी का क्षार होता है, ऊपर जो लवण होता है, उससे मरते नहीं है। तो इस समय आप मेरे देखेंगे कि जैसे ज़्यादातर लोगों के खेतों में आजकल केंचुए कम देखने को मिल रहे हैं, और बरसात में तो लगभग सभी के खेतों में मिल जाएंगे, पर अन्य सीजन में नहीं। पर आप मेरे खेत में पूरे सीजन इतना ज़्यादा केंचुआ होता है, पानी लगाने के बाद अगर थोड़ी सी भी उसमें सफ़ेद मतलब थोड़ा सा खेत सूखा, तो आप देखिए ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ केंचुओं ने उसको पोला ना कर दिया हो, खाया ना हो, उनकी खाई हुई मिट्टी ऊपर ना निकली हो, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा खेत वर्मी कंपोस्ट है। तो ये इसका फ़ायदा होता है कि आप जितना अच्छा जल निकास बनाएंगे उतनी अच्छी व्यवस्था होगी, उतनी अच्छी फसल होगी। मिट्टी को जितनी ज़्यादा बार पलटेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। खेत में हमारी जो फसल होती है उसके अवशेष या उसका खरपतवार ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए वो सड़े। इसकी भी पहचान मुझे उस समय हुई जब मैंने पपीता की खेती की। उस समय पपीता लगा होता था, तो पपीता में बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो लेबर की कमी की वजह से मैंने क्या किया कि पपीते में निंदाई गुड़ाई नहीं की। मैंने शुरुआत पहले प्लेन से की, 2-4 बार निंदाई गुड़ाई की, उसके बाद फिर मैंने मल्चिंग स्टार्ट की अगली फसल में। और जब से मैंने मल्चिंग की तब से मैंने अपने खेत का खरपतवार निकाल के बाहर नहीं फेंका कभी। ज़्यादातर खरपतवार नाशक का उपयोग किया, ऊपर से जैसे खरपतवार नाशक डाला, उसी में सड़ गया, वो हरा होता है, सड़ गया, गल गया। पपीते के पत्ते बहुत बड़ा 7-8 फीट तक का उसका पेड़ चला जाता है, उसके सारे पत्ते नीचे जा रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, उसकी जड़ें सड़ रही हैं, उससे उसकी मिट्टी पोली होती चली जा रही है। जितने एरिया में पपीते लगाया था उतने एरिया में कटाई करने के बाद, खेत को प्लान करने के बाद उसमें जो उत्पादन क्षमता बढ़ी वो बहुत ज़्यादा हुई। और मतलब वो कुछ इस तरीके से थी कि पूरे खेत में और उस जगह में कोई भी फसल अगर जब मैंने की तो वो समझ लीजिए कि ओवर हाइट और के मारे जैसे चना, गेहूँ, मटर जैसी चीज़ें मेरे खेत में मुश्किल हो जाता है पैदावार करना। मतलब बिना किसी खाद, बिना किसी उसके अगर मैं एक बार बो देता हूँ तो अक्सर गेहूँ बढ़वार के मारे गिर जाता है। चना बना है वो ऐसे 4 फीट 5 फीट चला जाता है। मतलब मिट्टी में इतनी ज़्यादा कार्बन
हो गया उसमें कि छोटी मोटी फसलें आसानी से नहीं हो पाएंगी, उनको बिल्कुल ऐसे बुवाई करने के बाद बिना पानी के करना पड़ेगा। अगर सिंचाई कर दी तो कोई भी फसल नहीं हो पाती। तो ये मिट्टी की उर्वरता होती है, और जो उर्वरता बढ़ी केवल जल निकास से और खरपतवार के सड़ाने गलाने से, और ऐसा लगातार होता रहता है। जैसे जो भी फसल करता हूँ, कोशिश ये होती है कि उसको 70-80%, जैसे मान लीजिए मेरे 6 बैगन है, उसके डंठल बड़े बड़े होते हैं, तो उसको काट के डाला, 2-4 दिन खेत में पड़ा रहा, उसके बाद उसके पत्ते वत्ते झड़ जाएंगे, उसका झाड़ उठा के बाहर फेंक दिया, तो उसका ये फायदा होता है। जैसे बेल वेल है, तरबूज खरबूज है, तो उसको मैंने हमेशा खेती में सड़ाया। ऐसा आपको भी करना चाहिए। मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आप गहरी जुताई करिएगा। जितनी ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मिट्टी पलट जाएगी और जल शोषण क्षमता आपके खेत में बढ़ जाएगी। मैंने अक्सर देखा क्या होता है कि जब पहले हल और बैल की खेती होती थी, तो उससे मिट्टी में जो ऑक्सीजन, मतलब मिट्टी बैठी नहीं थी, लेकिन जब से ट्रैक्टर चलता है तो कई टन का वजन उसके ऊपर चलता है, ऊपर से टिला कल्टीवेटर चलता है, खुरपा होते हैं, वो भी उसको प्रेशराइज करता है, चमेटता चला जाता है मिट्टी को, मिट्टी ठोस हो जाती है और उसकी शोषण क्षमता घट जाती है। मिट्टी को जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमसे बिल्कुल 1% कम आवश्यकता नहीं होती है मिट्टी को, वही ज़रूरत होती है पौधे को। सूर्य जैसे हमें धूप की ज़रूरत होती है, वैसे मिट्टी को धूप की ज़रूरत होती है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, 3 चीज़ें कह लीजिए कि हवा, धूप और पानी, जो मिट्टी को पालती हैं। अगर ये चीज़ें ना मिलेंगी मिट्टी को, तो आपकी मिट्टी बीमार हमेशा बनी रहेगी, और जब मिट्टी बीमार होगी, जहाँ पौधा लगाना है तो पौधा बीमार होगा। तो दूसरा जो ये तीसरा भाग है जो मैं इसमें महत्वपूर्ण बात बताने वाला था, वो यही है कि मिट्टी को कितना अच्छा पलट सकते हैं, कितना गहरा जोत सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लग जाए। जितनी बार जुताई करेंगे आप, जैसे आपको कोई फसल लगाए, कोई भी फसल लगानी है, हमारे पास कम समय है, 10 दिन है, 8 दिन है, हमें जल्दी ट्रांसप्लांट करना है, तो उसको 1 दिन बाद करके 1 दिन बाद उसको पलटते जाइए, फिर जुताई करिए, फिर जुताई करिए। हो सके तो ज़्यादातर उसको पलटने की कोशिश करिए, तो मिट्टी घूम इधर उधर जाएगी, उसमें धूप लगती जाएगी, हवा लगती जाएगी, और वो बहुत सारे बैक्टीरियाओं से मिट्टी मुक्त हो जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और जितना ये फ़ायदा आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा जो फंगीसाइड का खर्चा बढ़ गया। देखिए, इसके पहले भी खेती होती थी, पर ये नहीं चलता था। जब खेती शुरुआत होती थी तो केवल एक फंगीसाइड शुरुआत पहली बार चला था, टाटा का बेलाइटॉक्स आता था। आपने किताबों में भी अगर कोई फंगीसाइड का नाम पढ़ेंगे तो आप बेलाइटॉक्स का नाम पढ़ेंगे, थीरम का नाम पढ़ेंगे। थीरम में कार्बोनिजम मैंगोजेब होता है। एक चीज़ होती है कि और थी जो मेटालेक्जेब प्लस मैंगोजेब था। ये 2-3 तरह के फंगीसाइड शुरू में चले थे, जो पहला कॉपर ही था, और जो कॉपर था वो बिल्कुल केवल ये सीधा कॉपर सल्फेट जो पत्थर आता है, इसको पीस के और उपयोग किया गया। उसके बाद इसको रिफाइन करके और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड करके हाइड्रोक्साइड बनाया गया। आज भी ये जितना पहले कारगर था उतना ये आज भी कारगर है, पर इसकी आवश्यकता कम हो। हम खेती करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है पौधों को। देखिए, पौधा ऊपर से भोजन लेता है और नीचे से लेता है। जो उसका मेन होता है वो होती है उसकी जड़। अगर पौधे की जड़ स्वस्थ है तो पौधा मस्त है, उसकी लंबी लाइफ है। अगर पौधे की जड़ स्वस्थ नहीं है तो समझ लो उसकी लाइफ नहीं है, उसमें उत्पादन नहीं है। अब जड़ मिट्टी में होती है, तो जड़ कैसे स्वस्थ रहेगी? जब आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और मिट्टी कैसे स्वस्थ रहेगी? जब आप उसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था बना पाएंगे, उसमें सड़ी गली कुछ खादें होंगी, पत्तियाँ वत्तियाँ होंगी, तब ये स्वस्थ रहेगी। तो ये एक बहुत काम की चीज़ होती है जो हमें अपने खेत में धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो पाता है। जैसे आप अगर चाहेंगे कि आज हो जाए, नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने खेत में जो काम करता रहा, करते करते 13-14 साल हो गए। 13-14 साल बाद ऐसा नहीं कि मैंने रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया, मैं बराबर करता रहा। बल्कि पपीता में तो आप ये कहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद लगती है। उसको देते ही देते मुझे ऐसा लगने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खेत खराब हो जाए। उसके बाद मैंने देखा कि हर बार मिट्टी में सुधार हुआ,
खाद का जो नुकसान था वो बिल्कुल एक भी बार नहीं गया। कारण था कि मैं इस तरह की व्यवस्था हमेशा बना के रखा। मुझे पहली बार शुरुआती में समझ में आ गया था कि जल निकास और मिट्टी में हवा लगाना, प्रकाश संश्लेषण बनाना ये कितना ज़रूरी होता है, और इसका मैंने हमेशा ध्यान रखा। इसलिए मैंने खेती शुरू की बेड पे। उस समय मुझे मालूम भी नहीं था कि खेती बेड पे होती है। वो मैंने अचानक ऐसे देख लिया था कि मैंने कुछ पौधे लगाए थे नर्सरी में, जहाँ एक छोटा सा तालाब गड्ढा खुदा हुआ था। उस गड्ढे पे जो बंधिया थी, उस बंधी के ऊपर कुछ पौधे लगे थे। तो बाकी पौधे कमज़ोर और अस्वस्थ टाइप के हमेशा बने रहे, पर जो पौधे ऊंचाई में लगे थे उनमें कम पानी, कम खाद, सारी चीज़ें कम हो पाती थी चूँकि ऊंचाई में थे, पर उनका उत्पादन, उनका स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल अलग था। मतलब उनसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा उसमें डिफरेंस था। तब मुझे समझ में आया कि इसके लिए ज़रूरत है यार इसको ऊंचाई पे लगाया जाए। तो पहले मैंने बहुत बड़ा बड़ा बेड ऐसे दूसरी बार लगाया, जब 2-2 फीट का, 1.5 फीट का ऊंचा खाई टाइप की ऐसे बनवाई थी। तो उस समय जो पपीता का उत्पादन हुआ तो उसने हैवी बेड में, वो फिर दोबारा फिर मैंने नहीं लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी थोड़ा बहुत जानकारी कर लेता है, जानने लगता है, या परिस्थितियाँ जब नॉर्मल हो जाती हैं तो ज़्यादा फिर उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता। बस मुझे देखना था, शौक था, मैंने पपीता किया, हो गया। अब हो गया तो मेरा शौक पूरा हो गया। शौक पूरा हो गया तो फिर मैंने उस तरह की मेहनत नहीं की जो पहली बार की थी। पर पहली बार करने के भी कई सारे रीजन थे कि जब हम कोई काम शुरू में करते हैं तो वातावरण से, बाहर से ढेर सारी आवाज़ें उठती हैं, लोग मजाक करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं उल्टी सीधी। तो दिमाग में क्या होता है कि फिर लोगों को कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इस तरह की कोई चीज़ें चलती हैं। वो शुरुआत का दौर था, मेरे दिमाग में भी चली। जब मजाक का पात्र बनता है आदमी तो कई बार डिस्टर्बेंस होता है। उस वजह से मुझे करना ही था और मैं जद्दोजहद करके ऐसा करता गया और करता गया और सीखता गया। आज ज़रूरत यह है कि कभी किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। तो आप इन चीज़ों को जो बता रहा हूँ बस ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिएगा, और अकुलाइए मत। एकदम से कुछ नहीं होगा, पर धीरे धीरे 1-2 साल में सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप मिट्टी को बनाएंगे, मिट्टी बन जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। ना तो कोई फिर रासायनिक खाद नुकसान करेगी उतनी ज़्यादा, क्योंकि खाद का जो एक सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा लोग डालते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में काम चलता है। ये भी मैं आगे की वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।